Hello students, welcome back to डिजिटल जिंदगी यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज को डिस्कस करते हैं, वो एक वीडियो मेरे इस चैनल पे अपडेट हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, पंचायती राज तंत्र की मूल इकाई कौन सी है? ग्राम सभा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि ग्राम सभा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन में दिखा रही हूँ आप लोगों को। क्या होता है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक यानी कि ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत के साथ जो है मध्य प्रदेश में हो या फिर नेशनल लेवल पर भी त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा है जो कि पंचायती राज तंत्र की मूल इकाई कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया था कब? 15 अगस्त 2001, 26 जनवरी 2003, 23 अगस्त 2005 या फिर 23 अगस्त 2007। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 हम सभी जानते हैं, यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम 23 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के तहत पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी का स्तर काफी हद तक निर्भर करता है किस पर? सामान्य मानसून, बाढ़ की स्थिति, सूखे की स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सामान्य मानसून हो, बाढ़ की स्थिति हो या फिर सूखे की स्थिति हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जो कंडीशन है उसको काफी हद तक ये चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, है ना। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार होता है उसमें क्या है कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो तो हमारे देश में ज़्यादा है ही है, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि सामान्य मानसून आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, सूखे की स्थिति, ये काफ़ी चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। इसलिए कहते हैं कि रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को मापना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि में तदनुरूपी वृद्धि के बिना जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कम रोजगार हुआ है और यह है बारहमासी प्रकृति, मौसमी प्रकृति या फिर मौसमी प्रकृति एवं बारहमासी प्रकृति दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि बारहमासी प्रकृति एवं मौसमी प्रकृति, ये दोनों ही वजहों से क्या है रोजगार कम हुआ है। देखिए क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी जो है उसके दो पहलू होते हैं, एक होती है मौसमी और एक होती है बारहमासी। कृषि की अगर हम बात करें तो ग्रामीण भारत में ग्रामीण क्षेत्र जो है उन लोगों के लिए कृषि काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वभाव से एक मौसमी व्यवसाय है। ठीक है, यह अनुमान है कि वर्ष में कम से कम 5 से 7 महीने परिस्थितियों के आधार पर कृषि श्रमिकों को मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बेरोजगारी का दूसरा पहलू इसकी 12 मासी अल्प रोजगार या पुरानी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कृषि योग्य भूमि के तदनुरूपी वृद्धि के बिना जनसंख्या के वृद्धि के परिणाम स्वरूप कम रोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगारी हुई है और यह 12 मासी की प्रकृति है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि मौसमी बेरोजगारी कैसे होती है और 12 मासी प्रकृति की जो बेरोजगारी होती है वो कैसे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या फिर किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ये सभी जो है वो
प्रधानमंत्री बीमा योजना के उद्देश्य हैं। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसका उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है। वो कैसे होता है देखिएगा, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों की खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना, जो कि किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के अलावा खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान देगा। ठीक है। सो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीएमएफबीवाई का उद्देश्य क्या है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया है? सभी के लिए आवास, इंदिरा आवास योजना, आवास गारंटी योजना या फिर जवाहर आवास योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इंदिरा आवास योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो एक योजना चल रही थी, इंदिरा आवास योजना के रूप में इसको पुनर्गठित किया गया है। देखिए क्या है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना के साथ शुरू किया गया। ठीक है। चूंकि आईएवाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को संबोधित किया, लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा समवर्ती मूल्यांकन और निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान कुछ कमियों की पहचान की गई थी। वो कमियां कौन कौन सी हैं? ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन अंतरालों के अंतरालों को दूर करने के लिए और योजना 2022 द्वारा सभी के लिए आवास प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए आईएवाई को प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर से संरक्षित किया गया है, ग्रामीण से प्रभावी 1 अप्रैल 2016। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी में प्रमुख सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को लागू करने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया। कब? अगस्त 1983, जुलाई 1985, जुलाई 1990, मई 1993। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1985। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखने से पहले समझ लीजिए, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरकार का क्या है? एक संगठन है। नर्मदा बेसिन में जल संसाधन विकास की योजना बनाने और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश का गठन, एनवीडीए का गठन 16 जुलाई 1985 हुआ। कब हुआ? 16 जुलाई 1985 हुआ। ठीक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों का योगदान कितना है? 1.38%, 9.73%, 42.56%, 10.51%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। मध्य प्रदेश में कुल सिंचाई सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान 10.51% है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र की, तो 307.74 लाख हेक्टेयर में से शुद्ध बुवाई क्षेत्र केवल 150.74 लाख हेक्टेयर है। राज्य में सभी स्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र 64.18 लाख हेक्टेयर है, जो कुल खेती योग्य भूमि का केवल 42.57 है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो वो होती है 857.70 मिलीमीटर। ठीक है। और अनुमानित वर्षा की अगर हम बात करें तो लगभग मतलब 100 में से 60% के अप्रॉक्स वर्षा जल अपवाह के रूप में बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जो हम कहीं यूज नहीं कर पाते। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रों में अगर हम नहरों के योगदान की बात करें तो वो 10.51% है। कुओं और नलकूपों की बात करें तो 42.56,
एवं अन्य स्रोतों की अगर हम बात करें तो 9.73% और तालाबों के योगदान की अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्स 1.38% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, उत्तर पूर्व में क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, या ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी परंपरागत कृषि विकास योजना एवं उत्तर पूर्व में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट दोनों को ही क्या है सरकार बढ़ावा दे रही है। देखिए, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास की समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशकों, जैविक खाद, वर्मी खाद, वनस्पति अर्क आदि जैसे जैविक आदानों के लिए वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। पीकेवाई में 31,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं 3 वर्ष में मूव टेंडर के तहत 32,500 प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि उत्पादन परिदृश्य में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? सो इसका जो योगदान है वो है 51%। देखिए, मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पांचवी सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें से 55% कृषि में लगे हुए लोग हैं, जिन्होंने 8 वर्षों में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। राज्य राष्ट्रीय कृषि उत्पादन परिदृश्य में सोयाबीन के मामले में जो मध्य प्रदेश का योगदान है वो है 51%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? सो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसने पिछले सीजन में इसकी अवधि में 12.1 मिलियन टन की तुलना में 15 मई 2019 तक 11.68 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि महाराष्ट्र भारत में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश से पीछे है, जिसका भारत में चीनी उत्पादन में लगभग 32% हिस्सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? निर्वित वेतन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाते, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो उपरोक्त में से सभी। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, निर्वित वेतन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाते। ठीक है, ये तीनों ही। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत सहित विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। यह एक किफायती तरीके से जमा खाते में जो ये पैसे आते हैं वो मतलब बेसिकली जब देखो क्या होता है कि जितना भी पैसा आता है वो लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प ही करता है। ठीक है, तो किफ़ायती तरीके से ये पैसे जो है वो जमा खाते में जो पब्लिक है वो इसको सेव कर पाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देता है। समुदाय में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा दोनों ही। आंसर नंबर ए और आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने और समुदाय में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ये रिसेंट कुछ टाइम पहले ही मनाया गया था भोपाल में, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमित कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए NRLM के तहत एक उप योजना है। वो कौन सी उप योजना है? कृषि उत्पादों का विपणन, कोल्ड स्टोरेज, कृषि के लिए दीर्घकालिक ऋण, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम प्रदान करना। देखें, स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए NRLM के तहत एक उप योजना है। एस वी
पी का उद्देश्य एक ब्लॉक में उद्यम विकास के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना। इसमें कम्युनिस्ट रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन का एक कैडर शामिल है जो उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। इस योजना में व्यावसायिक विचारों की पहचान करना, व्यवसाय योजना तैयार करना, ऋण प्राप्त करना और अन्य सहायता जैसे विपणन खातों को बनाए रखना, व्यावसायिक निर्णय लेना। इसके अलावा इकोसिस्टम के उद्यमियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उद्यम शुरू करने के लिए बीज पूंजी, उत्पादों और सेवाओं के लिए विपणन सहायता आदि जो है वो शामिल है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एकल बिंदु समाधान भी विकसित किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक ये क्या है हिस्सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020-21 में मध्य प्रदेश के सकल मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 46.98%, 56.98%, 66.98%, 76.98%। आंसर नंबर ए 46.98%। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में सकल मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 33.85% से बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया 46.98%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय अगर रुपयों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 907 की सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह, रंगराजन समिति, लक्कड़वाला विशेषज्ञ समूह, वीएम दांडेकर और एन राठौर द्वारा अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति। देखिए तेंदुलकर समिति के दृष्टिकोण की व्यापक आलोचना के साथ साथ बदलते समय और भारत के लोगों की आकांक्षाओं के कारण रंगराजन समिति की स्थापना 2012 में की गई थी। इस समिति ने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने अलग अखिल भारतीय होने की प्रथा को वापस कर दिया। ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा बास्केट और इनसे राज्य स्तरीय ग्रामीण और शहरी अनुमान प्राप्त करना। इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग खपत बास्केट की सिफारिश की। ठीक है, जिसमें खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो अनुशंसित कैलोरी, प्रोटीन और वसा का सेवन और गैर खाद्य पदार्थ जैसे कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन सुनिश्चित करते हैं। इस समिति ने 2011-12 की कीमतों पर दैनिक प्रति व्यक्ति खर्च शहरी के लिए 47 रुपए और ग्रामीण के लिए 32 रुपए क्रमशः जैसे 32 रुपए और 26 रुपए कर दिया। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय रुपयों में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए, 1407 शहरी क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा के रूप में अनुशंसित करते हैं। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोरिंग भी हो रहा होगा, लेकिन ये जो पूरा डेटा है ना ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चंस आप सभी को मालूम है कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जिससे कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों के पास उसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश का सबसे गरीब जिला है? झाबुआ, अलीराजपुर, धौलपुर या फिर रायसेन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी अलीराजपुर। ठीक है, देखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पता चलता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित अलीराजपुर को भारत के 640 जिलों में सबसे गरीब जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की 76.5% आबादी जो है वो गरीब है। बहुआयामी गरीबी न केवल आय के आधार पर बल्कि खराब स्वास्थ्य, काम की खराब गुणवत्ता और हिंसा के खतरे सहित अन्य संकेतकों पर गरीबों को परिभाषित करती है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काश्तकार किसानों और जमींदारों दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कृषि भूमि के अधिकतम उपयोग की अनुमति देने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य बन गया? यू नो दैट ऑब्वियस मध्य प्रदेश। देखो क्या है, मध्य प्रदेश काश्तकारों और जमींदारों दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कृषि भूमि के अधिकतम उपयोग की अनुमति देने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य बन गया।
प्रस्तावित कानून काश्तकारों को उनकी भूमि पर कृषि मालिकों के कानूनी स्वामित्व को बरकरार रखते हुए बैंक ऋण और फसल बीमा तक पहुंच को सक्षम बनाएगा। ठीक है, देखो हरित क्रांति का मुख्य लाभ खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्नों के आयात में कमी। सो इसका करेक्ट आंसर है खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का मुख्य लाभ खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आयात में भारी कमी आई। भारत अब खाद्यान्न में आत्मनिर्भर था और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। कभी कभी हम खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का अल्पकालिक उद्देश्य है? सो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। दोस्तों सम रीजंस आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आज से ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो रही है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या नया सीरीज हम स्टार्ट करें। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।